नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद आपके साथ और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि कभी किसी का उधार नहीं रखना चाहिए, चाहे जिंदगी का दूसरा हिस्सा हो या बिजनेस हो या फिर राजनीति हो। आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये एक तरह से उधार उतारने की कोशिश की है। देखा जाए तो आरोपों की हम बात कर रहे हैं। राफेल को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस कई दिन से हमलावर थे और कई ऐसे आरोप और ऐसे इल्जाम लगाए और ऐसे प्रहार किए जिसको लेकर अगर देखा जाए तो बीजेपी पर कई सवाल उठने लगे थे। लेकिन भोपाल के अंदर महाकुंभ के दौरान, अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि 125 साल पुरानी कांग्रेस आज ऐसी हालत में आ गई है कि उसको अपने छोटे छोटे दलों से, अपने छोटे छोटे सहयोगियों से मदद मांगनी पड़ रही है, मंथन करना होगा। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि जब खुद इनकी लुटिया डूब रही तो हम क्यों इसके लिए परेशान हो। ये तमाम चीजें थी अगर देखा जाए राजनीतिक उधार उतारने का या एक तरह से जवाब देने का, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि राफेल को लेकर अगर कांग्रेस हमलावर है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी डिफेंसिव नजर नहीं आती और वो भी एक तरह से बाकायदा ऑफेंसिव होकर खेलना चाहती है, क्योंकि अब बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा को भी निशाने पर ले लिया और संजय भंडारी का नाम भी लेकर सामने आ गई है बीजेपी और बाकायदा सबूतों के साथ ऑफसेट नाम की कंपनी को लेकर आ गई है। यानी अब पलटवार और फिर पलटवार के दौर में एक तरह से राजनीति चलेगी देश के अंदर। राफेल दुश्मनों के कितने छक्के छुड़ाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं ताकि डिबेट को आगे बढ़ाया जा सके। अगर उनके नसीब में बर्बादी लिखी हुई है तो मुझे और आपको रोने की क्या चिंता जरूरत है जी। आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम रहा। उन्होंने कांग्रेस के सभी हमलों का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि आज जो हाल कांग्रेस का हुआ है उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर राफेल डील को लेकर लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपने भाषणों में पीएम मोदी पर टिप्पणी कर नरेंद्र मोदी को चौकीदार नहीं बल्कि चोर कहकर पुकार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश का पैसा चोरी किया है और अनिल अंबानी को दिया है, ये सच्चाई है और अभी ये और चलेगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अमेठी में हंगामा हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया जिस पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। और पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री जो है उनका समर्थन करते हैं। इससे ये लगता है इन्होंने अमेठी की जनता को छला है और ये प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। राहुल गांधी चोर है, चोर। इसके बाद ये विरोध कर रहे हैं तो साफ है कि ये पाकिस्तान का एजेंट है। हाँ, एक मिनट भाई साहब, मैं आप डर की बात बता रहा हूँ। ये राफेल का विरोध चीन, अमेरिका, पाकिस्तान ये कर रहे हैं और जो है ये इसके बाद ये भी कर रहा है। बताइए ये पाकिस्तान के एजेंट है कि नहीं है? इसका खानदान चोर है, इसका जीजा चोर है, ये खुद बेल पे है, इसकी अम्मा खुद बेल पे है, पूरा खानदान बेल पे है। ये हमारे प्रधानमंत्री चोर कहता है। राहुल गांधी के बयान पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी के बड़े नेता मीडिया के सामने आए और राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि उनका परिवार घोटालों में दफन है, चाहे वो बोफोर्स का मामला हो या नेशनल हेराल्ड का मुद्दा हो। भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर फोकस रखा। पीएम ने कहा 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को आज सूक्ष्मदर्शी से खोजना पड़ रहा है। मोदी ने कहा कांग्रेस ने उनके खिलाफ हर एक गाली का इस्तेमाल किया, लेकिन जितना कीचड़ उन्होंने उछाला उतना देश में कमल खिला। इतनी पराजय के बाद भी कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस पार्टी पराजय के भय से गठबंधन करने पर आ गई। सत्ता के नशे में छोटी छोटी पार्टियों को कुचल देने वाली कांग्रेस आज उन्हीं छोटे दलों के पैरों में पड़ी है। 125 साल पुरानी पार्टी अब छोटे छोटे दलों के सर्टिफिकेट लेने के लिए भटक रही है।
इसके पीछे उसका अहंकार है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता खोने के बाद अपना संतुलन भी खो दिया। आपने जितना कीचड़ उछाड़ा है, कमल उतना ही ज्यादा खिला है। राहुल गांधी रफाल डील के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तो सरकार अपनी सफाई देने की जगह कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला रही है। इस तरह आरोप पर आरोप के बाद एक बात तो साफ नजर आने लगी है कि इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं, बल्कि आरोप लगाकर जीता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, यही सच है कि राफेल इस वक्त एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा बन गया है जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा। एक बार सिर्फ अखिलेश यादव ने दिल्ली के अंदर जेपीसी की जांच की बात जरूर कही है, लेकिन कहीं अगर देखा जाए ये राजनीतिक मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है, कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी इसमें सामने नजर तो आ रही हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ऑफेंसिव होकर कांग्रेस को जवाब दिया और खास तौर से बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़क पर नजर आए, इसके अंदर अगर देखा जाए तो आगे भी राजनीति गरमाने की एक तरह से उम्मीद जताई जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति का ये किस तरह का मिजाज है। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपको एक पैनल से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर आगे डिबेट की भी बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं। किसी भी देश के बेहतर भविष्य की सशक्त बुनियाद रखने के लिए जरूरी है बच्चों को सही पोषण मिलना। हमारे देश के बच्चों के विकास में कुपोषण एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। मुझे मेरे देश को कुपोषण से मुक्त कराना है। प्रधानमंत्री के आह्वान से आज पोषण अभियान से जुड़े हैं देश के हर कोने से लाखों कार्यकर्ता, संस्थाएं और समुदाय। प्रचार प्रसार और सही पोषण व्यवहार फैलाने के साथ साथ तकनीक के इस्तेमाल से ये सुनिश्चित करते हैं कि हर महिला, हर बच्चे, हर घर तक पहुँचे सभी सेवाएं, ताकि भारत का आने वाला कल रहे सुपोषित, स्वस्थ और खुशहाल। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। घर एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करता है जरावर सीमेंट। जरावर सीमेंट, क्योंकि बात मजबूती की है। जरावर सीमेंट, कॉन्टैक्ट फॉर डीलरशिप। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक। यही सच है में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आज उस राजनीति की। अगर देखें, महाकुंभ था भोपाल के अंदर, बीजेपी का लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद थी, दावा किया जा रहा था। कितने जुटे ये तो सब विजुअल से देखे पता लग सकता है, लेकिन वहां पर पीएम मोदी ने जिस तरह से राहुल गांधी को, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कई ऐसे सवाल उठाए, तो एक बार लगने लगा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से हमदर्दी कर रहे हैं, कांग्रेस को राय दे रहे हैं कि आप मंथन करें, अपने बारे में सोचें और अपने बारे में ये सोचें कि आखिर 125 साल पुरानी कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। मशवरा देते नजर आए, लेकिन वो एक वार था, जवाब था उन सवालों का जो एक तरह से राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए थे। इसको अगर देखें, लेकिन अभी का लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है कि बीजेपी का दावा है कि संजय भंडारी, जिनकी ऑफसेट कंपनी थी, जिसके ऊपर छापे भी पड़े थे, ये कहा जा रहा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो भी इस डील में दिलचस्पी ले रहे थे। यानी कहा यह भी जा रहा है, दावा यह भी किया जा रहा है कि इतने सबूत हैं कि रॉबर्ट वाड्रा और ये लोग भी कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हैं। हम अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी है, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका। हमारे साथ ऋषि पांडे जी हैं, कांग्रेस की तरफ से दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि पांडे जी आपका। मुजफ्फर खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत
खैर मकदम है आपका मुजफ्फर खान साहब। कुलजीत सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जम्मू स्टूडियो से हैं। हालांकि हमारा उससे संपर्क हो नहीं पा रहा, फोन लाइन पर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और सैयद जुनैद हाशमी से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संपर्क हो जाए। हालांकि अभी 2 मिनट पहले ही उनसे बात हुई थी, लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। न्यूज पॉइंट के एडिटर है सैयद जुनैद हाशमी। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ खेमचंद जी मौजूद हैं। खेमचंद जी, आज भोपाल के अंदर आपने हिसाब बराबर करने की कोशिश की है, कांग्रेस पर हमला करने की कोशिश की है, कांग्रेस को राय देने की कोशिश की है, या राफेल पर अपना जवाब पेश किया है, जिसको लेकर आपके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दिल की बात करी है, सच्चाई की बात करी है और यथा स्थिति है उसको बताया है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को यह भी पता होना चाहिए कि जो अपोजिशन पार्टी जो फेक न्यूज या जो हल्ला मचा रही है, जो जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप कर रही है, उनमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में माननीय मोदी जी ने बताया। दूसरा, माननीय मोदी जी ने बताया कि हमारी शक्ति क्या है। हमारी शक्ति संगठन है, हमारी शक्ति काम है, हमारी शक्ति विकास है, और वो विकास मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी किया है और देश में माननीय मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए बात नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी शक्ति के बारे में बात की, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, कार्यकर्ताओं को बताया कि आपको कांग्रेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 125 साल पुरानी कांग्रेस आज ऐसी स्थिति में कि उसको छोटे छोटे दलों के पास सर्टिफिकेट के लिए घुटने टेकने पड़ रहे हैं, नाक रगड़नी पड़ रही है। अब हमें अपना काम करना है, हमें अपने काम पे आगे बढ़ना है, और वही बात उन्होंने बोली। रही बात दिल्ली में आज हमारी लीडरशिप ने फैक्ट्स रखे किस तरीके से संजय भंडारी जी यूपीए के टाइम में जो बहुत बड़े आप समझते हैं कि जो आर्म्स डीलर हैं या आर्म्स आप कह सकते हैं लाइसनर हैं, और वो रॉबर्ट वाड्रा जी के खास मित्र भी हैं, उनके बारे में फैक्ट रखा किस तरीके से जो राफेल की डील है वो यूपीए में 7 साल तक लटकाई गई। हाँ। सिर्फ इसलिए लटकाई गई कि संजय भंडारी जी को काम नहीं मिला, और काम नहीं मिलने की वजह से रॉबर्ट वाड्रा जी को कमीशन जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ मौजूद है ऋषि पांडे जी कांग्रेस की तरफ से। ऋषि जी, आज ऐसे हालात बन गए कि 125 साल पुरानी कांग्रेस को वजूद के तलाश के लिए छोटे छोटे दलों से, जिन दलों को वो कभी खुद कुचलती रही या इस्तेमाल करती रही, ऐसा उस पर आरोप रहा है, आज उनके पास एक तरह से मदद के लिए जाना पड़ता है। आपके यहां से बयान आता है कि अगर विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा और लोग हमारा साथ देंगे तो मोदी सरकार को उखाड़ देंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, आखिर क्या वजह है, कहां खामी रह गई? नहीं सर, पूरा भरोसा है, और 2019 में जनता ने भी मूड बना लिया है और विपक्षी ने भी, सब एकजुट होकर लड़ेंगे। रही बात मोदी जी की, तो जुमलेबाजी के अलावा तो कुछ किया ही नहीं आज तक देश में। अच्छा, ये आपका जो आपका स्टेटमेंट है कि जनता ने मूड बना लिया, इसको क्या माने, जुमलेबाजी माने या एक ख्वाब माने? सर, जुमलेबाजी के अलावा तो कुछ आता नहीं है। विकास की बात करें, वो कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, उनको कांग्रेस की फिक्र है। उन्होंने विकास के नारा दिया था, विकास की बात की थी, विकास कहां है ये बताएं। कमल के फूल कीचड़ से खिलता है, कीचड़ में खिला। हम कमल के फूल का लाइफ 5 दिन होता है सर, 4.5 दिन हो चुके हैं इनके। अब झोला उठाने का वक्त आ गया तो तकलीफ हो रही है। सर, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। मुझे याद है कि विकास की बात करें अखबार में, जिसमें हाथ के अंदर हथकड़ी भी लगाई दिखाई सर, विकास की बात करें, विकास की कहां है? जो झूठा वादा किया था 10 सिर लाने का, वो कहां है? आज सैनिकों का क्या हाल है बॉर्डर पे? आपसे छुपा है, देश की जनता से नहीं छुपा है। पांडे जी, आप विकास पे बात करना चाहते हैं या सैनिकों सुन लीजिए सर, पहले राउंड में बात हो जाने दीजिए। चलेंगे, आपके बीच में नहीं बोला है, प्लीज बोलने दीजिए। ये बहुत आम सा जवाब हो गया कि आपके बीच में नहीं बोला, कोई किसी ने एहसान नहीं कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन आएंगे हम आपके पास। 10 सिर लाने की बात हुई थी, आज क्या हाल है? सैनिकों पे हमला हो रहा है, उस पे चुप है, उस पे जवाब दे। 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी, उस पे बात करें। डिमोटाइजेशन में ब्लैक मनी की बात हुई थी, ब्लैक मनी कहां गया उस पर जवाब दें। जीएसटी की बात करें, जीएसटी में कितना नुकसान हुआ है छोटे व्यापारियों का, उसका जवाब दें। ठीक है, बात गोलमाल ना करें। 125 साल पुरानी पार्टी है, आपको पार्टी की फिक्र है, अपनी पार्टी की फिक्र है। हमारी अपनी पार्टी अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश की जनता भी और संगठन में भी पूरी तैयारी है। ऋषि पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। मैं आपको याद दिला दूं, जो आपने नोटबंदी का जिक्र किया, उसके बाद आप गुजरात हारे, आपने जीएसटी की बात करी, उसके बाद भी जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। खैर, हम दोबारा आएंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे मुजफ्फर खान साहब हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मुजफ्फर खान साहब, आप करप्शन को लेकर कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। हालांकि एक बयान आपके यहां से आया है
कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए, लेकिन राफेल को लेकर कांग्रेस तो ऑफेंसिव नजर आती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बीच का मध्यम मार्गीय रास्ता क्यों अपना रहे हैं? देखिए खालिद साहब, जिस तरह से हमेशा भाजपा के नेता और खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते रहे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आज बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 30,000 करोड़ रुपए देश के उद्योगपति की जेब में डालने के लिए आप पे आरोप लग रहा है। लेकिन आपके यहाँ से शीर्ष नेतृत्व और आपके यहाँ से सड़क पे कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक हल्का सा बयान, आप देखिए, सिर्फ एक बयान। देखिए मैं खालिद साहब आपको बता दूं, आज से ठीक 2 दिन पहले 23 तारीख को हम दिल्ली में संसद भवन थाने के बाहर थे और पूरी सड़क पे समाजवादियों ने वहां पे जो है कार्यक्रम किया, लेकिन अफसोस की बात यह कि हमें जो मीडिया के साथी है वो नहीं दिख। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? बड़ी आपका ये आरोप, मैं पहले इसका जवाब दे देता हूं, आपको कैसे पता लगा? हमने अपने चैनल पे आपके नेताजी का, आपके अखिलेश यादव जी का ये बयान चलाया। केवल मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतर जो देश का मीडिया है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा भी उसमें रुका हुआ है, दूसरा पार्ट सामने नहीं आया। आपके ऊपर भी आरोप लगे कि 57,000 करोड़ रुपए का कुछ घपला घोटाला हुआ, अकेले 26,000 करोड़ रुपए का शिक्षा में और समाज कल्याण में के विभागों में घोटाला हुआ, और सीएजी की रिपोर्ट है, कोई और आरोप नहीं लगा रहा, किसी विपक्ष ने नहीं लगाया। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अब इनकी ना खोले, हम इनकी ना खोले, इसलिए आप खामोश बैठे हैं? देखिए खालिद साहब, बिल्कुल नहीं। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो बयान है पार्लियामेंट के, लेकिन कहीं एग्रेशन नहीं है। बाहर भारत सरकार से मांग की कि हम कहते हैं, हम भी मान लेंगे कि हाँ आप ईमानदार हैं, अगर आप पे उंगली उठ रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? आप जो जेपीसी है उससे जांच कराइए, और आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी उसके अध्यक्ष हैं, आपको डर किस बात का है? ठीक है, आप कमेटी बिठाइए, जांच कराइए और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, भाजपा के सारे बड़े नेता खामोश हैं। नहीं, आज बहुत बोले। रही बात समाजवादियों की, समाजवादियों ने मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से खालिद साहब कि 5 साल मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके दफ्तर के घर के आसपास एक दलाल नजर नहीं आया 5 साल के अंदर। दूर से काम हो जाता था। दामन के ऊपर एक सिंगल दाग नहीं लगा। अच्छा, आज 2019 का चुनाव आ रहा है, चुनाव आते ही रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप आ गए। आप ये बताइए, 4.5 साल मुजफ्फर साहब आप कह रहे हैं कि आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, दूर से काम हो जाता था। गायत्री प्रसाद प्रजापति तो एक ही मंच पे था। मैं फिर खालिद साहब मैं तो एक ही नाम ले रहा हूं, अभी बाकी नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं जी, इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, वो मंच एक नहीं था, उसकी वजह ये है, अखिलेश जी कह रहे थे कि तो मेरी सुनता ही नहीं है साहब। देखिए वो वीडियो है मेरे पास। ये भी तो समाजवादियों की हिम्मत थी, गायत्री जी पे आरोप लगे, इन्हीं समाजवादियों ने जेल भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भेजा। ये भी याद दिला देता हूं। जो उन्नाव की घटना थी आपको याद होगा खालिद साहब, उस महिला ने योगी आदित्यनाथ जी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उसने अपने परिवार समेत आत्मदाह की कोशिश की, उसके बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई। जब उसके पिता की थाने के अंदर हत्या कर दी गई, उसके बाद सरकार की आंख खुली। तो ठीक है, बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और जो जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, करप्शन की बात, जो आज आरोप लगा रहे हैं भाजपा के साथी, वो ठीक उसी तरह से हैं जैसे 2014 से पहले ये लोग कहते थे 2G स्पेक्ट्रम के अंदर घोटाला हुआ, 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसका माननीय न्यायालय ने यह कहा कि इस टाइप का कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। ठीक है, कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। यानी अब पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर आरोप जो है वो भी कहीं ना कहीं सेलेक्टिव हुए। ठीक है, सैयद जुनैद हाशमी के पास चलेंगे। सैयद जुनैद हाशमी, आप देख रहे हैं कि राफेल दुश्मनों के क्या छक्के छुड़ाएगा, वो तो है ही, उसके आधुनिक होने में कोई शक नहीं है। वायुसेना ने भी उसको सर्टिफिकेट दे दिया है। धनोआ साहब ने बाकायदा उसकी, जिसे कहना चाहिए, तारीफ की है और कहा है कि बहुत अच्छी डील हुई है। लेकिन हमारी इंटरनल राजनीति में उसने जो धूम मचाई है वो भी आप देख ही रहे हैं। कोई पार्टी अगर देखें अलग नहीं है। समाजवादी पार्टी पे हालांकि 97,000 करोड़ रुपए का सीएजी में आरोप लग रहा है, वो थोड़ा सा नरम पड़ती नजर आ रही, लेकिन कांग्रेस बड़ी ऑफेंसिव है। वही कांग्रेस जिसके अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगता है कि वो हेरल्ड मामले में कहीं ना कहीं जमानत में, खैर वो भी हम नहीं चाहेंगे उसमें, बोफोर्स, ये तमाम चीजों की अभी चर्चा नहीं कर रहे। आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी की उस भाषा का जवाब दिया और एक तरह से नाम लिए बगैर, उस बात का जिक्र किए बगैर बाकायदा कांग्रेस को आईना दिखाया है। दोनों बातों को आप देखें, क्या कांग्रेस के लिए अब मंथन का समय आ गया? जैसे पीएम ने कहा है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस आज हाशिए पर है,
क्या अब वक्त आ गया है सिर्फ ऐसी बात करने के बजाय पीएम मोदी की तरह जैसे कहा जाए हमारा बूथ सबसे मजबूत, उन्होंने नारा दिया अपने कार्यकर्ता को ये, लेकिन कांग्रेस में कहीं कोई लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रहा है, कैसे देखते हैं? खालिद साहब, कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए हैं मुझे लगता है पढ़े बगैर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है ताबड़तोड़ हमले करते जा रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार के नाते कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है। राफेल डील का जहां तक ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि देश के अंदर तो कोई राजनीतिक दल उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो देश के बाहर समर्थन के लिए भाग रहे हैं, देश के बाहर समर्थन के लिए दौड़ रहे हैं। यानी उनका इशारा रहमान मलिक की तरफ था, पाकिस्तान के जो एक बेवकूफ सा आदमी पाकिस्तान के अंदर है जिसका, और मैं आपको खालिद साहब मुझे बड़ा अफसोस होता है, दो आदमी, एक तारिक फतेह, दूसरा रहमान मलिक, और इस तरह के दूसरे बेवकूफ जो पाकिस्तान के अंदर भरे पड़े हैं, जिनको ना तो पाकिस्तान में लोग सुनना चाहते हैं ना पाकिस्तान के बाहर सुनना चाहते हैं। हमारे देश में ये दो पाकिस्तान के पागल आते हैं, जिसको स्वीकृति देते हैं वो देशभक्त हो जाता है। यानी मैं इस देश का भारतीय नागरिक हूं, मैं इस देश का नागरिक आज से नहीं हूं, जब से पैदा हुआ हूं तब से हूं और उससे पहले भी हूं, सदियों से इस देश का नागरिक हूं। लेकिन तारिक फतेह आगे मुझे कहता है भैया तू यहां का नहीं, तू पाकिस्तानी है। ठीक है, ये इस तरह का अगर माहौल बना है, इसका आज आप सोचेंगे, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, इसके लिए सबसे पहले कांग्रेस जिम्मेदार है। उसकी वजह क्या है वो जरा सुन लीजिए। एक ऐसा नेता जिसके घर में दो दो शहीद हो, एक अगर वो अपनी दादी की तरफ देखता है, दादी उसकी आतंकवाद का शिकार हुई, शहीद हुई, पिता उसके आतंकवाद का शिकार हुए, शहीद हुए, दोनों लोग देश के लिए वीरगति प्राप्त कर गए। अगर वो बच्चा आज कोई भी पार्टी शायद इस वक्त जो है सरकार में जो लोग हैं, अगर वो लोग उसको ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत का चुनाव लड़ना चाहते हो, और वो जवाब नहीं दे पाता और उसकी पार्टी के लीडर बिलों में घुस जाते हैं और मंदिर भागते हैं, तो इसका मतलब वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कह रहे हैं कि 125 साल पुरानी पार्टी का आज हाल ये है कि दो शहीद तुम्हारी पार्टी में है और तुमको लोग कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तानी हो और तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन प्रवक्ताओं की छुट्टी करके जो है ना, इनको हॉलिडे पे भेजें, और ये है ही हॉलिडे के लायक। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन हमारे सम्मानित राय नहीं, मैं खालिद साहब मैं बिल्कुल साफ तौर पे ठीक है, आपकी राय का हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे गेस्ट हैं, इनकी बात रखेगा। ये सवाल भी आपका इनसे हम पूछेंगे जी। ठीक है खालिद साहब मेरी बात सुने। जहां तक आपने कहा कांग्रेस का, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि 125 साल के बाद अगर ये पार्टी हाशिए पर पहुंची है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जो मानसरोवर की यात्रा करके आता है, उसके बाद पार्टी का आम जो एक कार्यकर्ता है वो उससे पूछता है बताइए कैसा अनुभव रहा, मानसरोवर में क्या कुछ आपने देखा। तो पार्टी के अध्यक्ष जो 15 मिनट तक दाएं बाएं देखते रहे, उनको समझ में ही नहीं आया कि सवाल जो पूछा गया उसका जवाब क्या दूं। और दूसरी चीज, भारत के डीएनए को समझने में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भारत वो नहीं है जिस भारत को राहुल गांधी मंदिर में ढूंढ रहे हैं, भारत इससे बड़ा है। ये सिर्फ उनकी सोच है, जिस सोच के कारण उनको लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आम जो उनका आम वर्कर है, वर्कर से लेकर मंत्री तक, मंत्री से लेकर जो केंद्र में इस वक्त उनके मंत्री, वो सब के सब कहीं ना कहीं ग्राउंड पर आम आदमी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता आज भी इतनी हठधर्मी का और इतनी मतलब अकड़ में घूम रहे हैं जैसे इनको लग रहा है कि 5 साल के बाद इनकी सरकार आने यानी सत्ता चली गई लेकिन सत्ता का नशा नहीं गया, ऐसा लगता है। क्यों नशा नहीं चला गया? ठीक है खेमचंद जी, आपको तो बड़ा वाकओवर मिल गया, जैसा कि सैयद जुनैद हाशमी कह रहे हैं कि सामने एक ऐसी पार्टी है जो कि डिफेंसिव होकर खेल रही है और उसके पास सब कुछ है, जवाब है, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल पा रहा। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन आज जिस तरीके से आपने ऑफेंसिव होकर तमाम तरह के सवाल किए, लेकिन सैयद जुनैद हाशमी ने एक पॉइंट उठाया कि जिस परिवार में 2 लोग, इंदिरा जी की बात की है, उन्होंने राजीव जी की बात की, उसके बावजूद आप अगर ये कहें कि राहुल गांधी का कनेक्शन पाकिस्तान से है और इंटरनेशनल गठबंधन बनना है, तो क्या ये जायज है आपका आरोप? देखिए इस संदर्भ में हम कांग्रेस के प्रवक्ता ना होकर हम एक जनता की बात करें, क्योंकि सैयद जुनैद हाशमी ने एज ए जर्नलिस्ट ये बात उठाई है। आप बिल्कुल
जो बात उठाई वो बात में दम है, क्योंकि आप देखेंगे जो इंदिरा जी की कांग्रेस थी या राजीव जी की कांग्रेस थी, वो आज की कांग्रेस से फार डिफरेंट थी। आज की कांग्रेस ये नहीं देखती, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसपे देश एकमत रखता था, उस पर कोई आप देखेंगे कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं होती थी, कुछ भी उस पर डिस्प्यूट नहीं होता था, पर्टिकुलरली विदेश नीति और डिफेंस। आज की जो कांग्रेस वो हर मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है, हर मुद्दे पे। अच्छा, खेमचंद जी, भागवत जी ने भी उसकी तारीफ की है। आपकी जो मदर संगठन है, जिसे कहना चाहिए एक तरह से विचारधारा, जहां से भागवत जी ने भी ये बात कही, क्या आपको लगता है वो बात ठीक है? पुरानी कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने बहुत कुछ किया और उनका कंट्रीब्यूशन आज भी देश नहीं बुला सकता, लेकिन जो आज की कांग्रेस है दुर्भाग्य से वो उनको भूल गई है, उन वैल्यूज को भूल गई है, और वो उन मुद्दों पे भी राजनीति कर रही है जो देश हित के मुद्दे हैं। वो पाकिस्तान में जाके समर्थक ढूंढती है, उनको अपना समर्थक देश में नहीं मिलते। वो देश के जो मुद्दे हैं, अब आप देखेंगे राफेल 2007 से चला, 2014 तक क्यों डील नहीं हुई? अगर ये सीरियस होते, उस समय भी सेना को जरूरत थी, उस समय भी सेना ने बोला कि हमें राफेल जैसा फाइटर प्लेन चाहिए, आप दो, लेकिन उन्होंने लटका के रखा। क्यों लटका के रखा? क्योंकि संजय भंडारी जी को काम नहीं मिला। अगर संजय भंडारी जी को काम मिल जाता तो बडेरा जी को कमीशन मिल जाता, यदि बडेरा जी को कमीशन मिल जाता तो वो डील हो जाती, और वो डील सिर्फ और सिर्फ इसलिए लटकाई कांग्रेसियों ने कि बडेरा जी को कमीशन नहीं मिल पाया। क्या इन्होंने देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया? क्या इन्होंने देश की? अच्छा, एक सवाल बन रहा है, आप अंबानी जी को क्यों ले गए? वो रिलायंस का जो था डिफेंस वाला, वो क्या क्राइटेरिया था? देखिए, अंबानी जी और डेसॉल्ट में जो डिस्कशन है वो 2012 से न्यूज में भी है, मीडिया में भी है, वो नया प्लेयर नहीं था। और उस समय नहीं, उनकी तो कंपनी 13 दिन या 12 दिन पुरानी रजिस्टर्ड है। ऐसा आपको सर मैं आपको दिखा दूं, रिलायंस जो बड़े भाई के साथ डिस्कशन 2012 से था, रिलायंस एज ए ग्रुप के साथ। नहीं, वो डिस्कशन को छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस ने कर दिया होगा। अभी आप कह रहे हैं कि हम नहीं लाए, अभी तो आप देखो रिलायंस से हमें लेना देना नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, रिलायंस को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया। रिलायंस 2012 और 13 डिस्कशन चल रहा है डिसॉल्ट के साथ कि उनमें पार्टनरशिप। अब एक चीज और क्लियर कर दें, संजय भंडारी से बात चल रही थी या रिलायंस से बात चल रही थी, ये और बता दीजिए। देखिए, डेसॉल्ट अभी आपने संजय भंडारी का नाम लिया, अगर संजय भंडारी से बात चल फर्क है, आपने बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो क्वेश्चन उठाया बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। इसमें जो संजय भंडारी, उसमें यूपीए का रिकमेंडेशन, वो स्ट्रांग रिकमेंडेशन गया, लेकिन जो रिलायंस से बात चल रही थी वो एज अ बिजनेस कंपनी या बिजनेस पार्टनर की तरह बात चल रही थी। और दोनों आप फर्क सिर्फ इतना है कि संजय भंडारी, ठीक है, इस मुद्दे पर हमारे साथ वो डोमेन में नहीं थी, और रिलायंस की जो रिलायंस का डिस्कशन, हमारे साथ कुलजीत जी जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कुलजीत जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी बात? हाँ जी। कुलजीत जी, आपको थोड़ी सी नाराजगी हो रही कि चूंकि हम बहुत देर से आपको होल्ड कराए हुए थे, हम इस पॉइंट पे ये मालूम करना चाहते हैं कि रिलायंस डिफेंस के नाम पर एक कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम संजय भंडारी वाली पे बाद में चले जाएंगे, लेकिन एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, क्या रिलायंस का ऐसी कोई एक्सपर्टीज है जो आपको लगता है कि इतने बड़ी डील पे आप एचएएल को हटा के, जिसको मिग बनाने का या और चीजें बनाने का उसका जो एक्सपीरियंस है, उस पर भी चर्चा चल रही है कई दिन से, उसको हटा के रिलायंस डिफेंस को इंट्रोड्यूस करना, क्या सिर्फ यहां पर यह पॉइंट बनता है, क्या ये देश की सुरक्षा से कहीं कुछ जेल करती हुई बात है या कहीं कुछ उसके विरोध में बात नजर आ रही है? देखिए, मैं तो आज तक यही समझता आया हूं, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। जो इन्होंने किया है उसमें फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो भी बोल चुकी है और इंडिया की भी, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। जो कंपनी है वो किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट करने के लिए अपने इख्तियार रखती है, तो उनको जो अच्छा लगा होगा उन्होंने उसकी शर्तें पूरी की होंगी, उसके हिसाब से ये उनकी डील हुई होगी। लेकिन फिर भी मैं उसमें कहता हूं कि इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो जिससे शक की सुई जो है वो रिलायंस पे और जो बाहर की कंपनी है उस पर आती है। कुलजीत जी, मैं बिल्कुल इस पर बहुत निष्पक्ष होकर बात करना चाहता हूं कि अगर रिलायंस को दिए जाने में कोई घोटाला हुआ या कोई कमीशन हुआ है तो शायद वो बहुत गंभीर नहीं है, गंभीर है लेकिन शायद वो इतना गंभीर नहीं है जितना गंभीर है कि उसकी तकनीकी जानकारी या उसकी एक्सपर्टीज को लेकर अगर राफेल जैसी चीजों को उसके हाथ में दिया जाता तो क्या ये देश की सुरक्षा से कहीं कोई समझौता नजर आता आपको इसमें? देखिए, जहां तक जैसे कि आज अपोजिशन बोल रही है कि उसमें क्या इन्होंने अपग्रेडेशन की है जिससे उसका जो प्राइस है वो इतना ज्यादा हाई चला गया, तो मेरे ख्याल में ये डिफेंस की जो चीजें हैं ये तो बाहर लीक आउट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि विपक्ष जो है वो हिसाब मांग रहा है कि ये कैसे हुआ, इतना रेट कैसे चला गया, ये बड़ी सीक्रेट चीजें हैं जो आउट नहीं होनी चाहिए। बाकी ये कि आपको पता है हिंदुस्तान का दस्तूर रहा हमारी पॉलिटिक्स में कि जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम बाहर वालों को
इनवाइट करते हैं। आपने पुरानी मिसाल देखी होगी, जब सिकंदर ने हमला किया, जो राजा हम्पी था वो पोरस को नहीं हरा सका, उसने क्या किया कि सिकंदर को इनवाइट किया। इस तरह ही हमारी जो चाहे अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, जो भी हमारी अपोजिशन होता है, जहां कमजोर होता है वो बाहर वालों का सहारा लेता है। नहीं, राफेल में अगर देखें तकनीकी एतबार से रिलायंस को क्या लगता है कि वो तकनीकी तौर पर इतनी कॉम्पिटेंट लगती है आपको? राफेल मेरे ख्याल में जिस तरह का एचएएल के मुकाबले में, एचएएल के मुकाबले में वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह का वो ब्यौरा दे रहे हैं, अब पूरा चीजें तो उन्होंने आउट नहीं की हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बेटर डील है। लेकिन आज के हिसाब से जैसा हमारा जो एयरफोर्स का डिफेंस है वो कमजोर हुआ था, एचएएल के मुकाबले में रिलायंस ज्यादा आपको लगता है अपग्रेड है डिफेंस के मामले में? इसमें मैं एचएएल के बारे में भी इतना नहीं डिटेल मेरे पास नहीं है, तो रिलायंस उसके राफेल्स के बारे में भी नहीं है। लेकिन अगर कोई डील हुई है तो वो सोच समझ के हुई है, क्योंकि जिस तरह का हमारे जो अपने एयरफोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने चीफ ने जो बयान दिया, तो मेरे ख्याल में उनका जो बयान है उस पर थोड़ा सा तो कम से कम, मैं किसी पे नहीं तो कम से कम अपने पॉलिटिशियनों को आप छोड़ दें, लेकिन नहीं, धनोआ साहब ने कहा कि राफेल पूरी तरह कॉम्पिटेंट है। राफेल पे हम बात नहीं कर रहे, हम रिलायंस के ऊपर बात कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ एचएएल। अगर वो राफेल पे कह रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट है, तो अगर उनका रिलायंस के साथ कांटेक्ट हुआ तो मेरे ख्याल में अगर हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है वो ये बयान दे रहे हैं, तो उसमें ये लगता है कि उन्होंने सब चीजें जो मिला के ही बोला होगा कि राफेल जो है कॉम्पिटेंट है, तो नेचुरली उसके साथ जो रिलायंस का कांटेक्ट हुआ वो भी तो कैपेबल होगी, तभी कुछ मिला। बिना रिलायंस ने पहले कभी कुछ बनाया है, कभी कुछ बनाया हिंदुस्तान मतलब एचएएल के मुकाबले में रिलायंस ने कभी कोई ऐसा? देखिए ये चीजें जो है ना, आप अब कोई भी आदमी जो फील्ड में आता है, किसी फील्ड में आता है, तो जरूरी नहीं होता कि वो कुछ बनाए तो वही बैठता है। जुनैद, आज भी सवाल ये उठ रहा था, जैसे कांग्रेस बार बार एचएएल को लेकर और खासतौर से अंबानी को लेकर सवाल उठा रही, क्या इस सवाल में दम लगता है आपको? देखिए, जहां तक आप बार बार राफेल के लिए पूछ रहे हैं खालिद साहब, राफेल के लिए पूछना बनता है, हम लोग पत्रकार हैं, हमको सवाल उठाना चाहिए। नहीं, राफेल को नहीं पूछ रहे हम, उस डील में रिलायंस वर्सेज एचएएल। बिल्कुल, मैं खालिद साहब मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो बहस हो रही है उसका एक राजनीतिक जो महत्व है वो बता रहा हूं। राफेल डील के ऊपर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ, क्या देश को राहुल गांधी कन्विंस कर पाए कि मैं जो राफेल डील के ऊपर कह रहा हूं वो सच है? क्या देश को राहुल गांधी कन्विंस कर पाए कि राफेल डील में कोई गड़बड़ हुई है? बिल्कुल, बड़ा सवाल है। क्या देश को राहुल गांधी और विपक्ष मिलकर ये बता सके कि राफेल डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब होती है? अगर ये नहीं हो पा रहा तो मैं आपको बार बार तभी तो कह रहा हूं कि 125 साल के बाद आज कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि आप विपक्ष में हैं, और मैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि छोटे छोटे दल हैं, उनके सामने जा रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इतिहास में हो चुकी हैं। आपने भी छोटे छोटे दलों के सामने घुटने टेके हैं, और आज भी कई राज्यों में आपने छोटे दलों के सामने घुटने टेके। जम्मू कश्मीर और एनडीए में तो बहुत सारे लोग हैं, एनडीए में भी बहुत सारे। हम तो छोटे से ही बड़े हुए, हमें कभी एम नहीं था, नहीं अहंकार था, लेकिन अभी ये समय आ गया कि कांग्रेस को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि आज देश को विपक्ष चाहिए। आज आरएसएस अगर मोहन भागवत जो एक बहुत बड़ा स्टेज सजाते हैं, उस स्टेज के ऊपर से कांग्रेस के बारे में कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चिंता उनको भी है कि देश में विपक्ष नहीं रहा। अगर एक सशक्त विपक्ष देश में नहीं रहेगा वो भारत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सशक्त विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है? वो व्यक्ति कर रहा है जिसके ऊपर देश भरोसा नहीं कर रहा। और आप एक गलतफहमी की दुनिया में रह रहे हैं, और ये जितने भी लोग राहुल गांधी के एडवाइजर हैं, इन तमाम एडवाइजरों से मेरी विनम्र विनती है, छुट्टी पर चले जाएं, हॉलैंड जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, अपना टाइम और अपना वक्त जो है राहुल गांधी के ऊपर जाया ना करें, क्योंकि आप लोग इस तरह का एडवाइस उसको दे रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं मंदिर मंदिर घूमिए तो आपका क्या कहते हैं, आपको भारत एक्सेप्ट कर लेगा। आप मानसरोवर की यात्रा पर जाइए, कुछ भी करके आइए, भारत आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ऋषि पांडे जी, क्या आपको भी लगने लगा है कि अब धर्म की राजनीति में ही आपको आसरा नजर आ रहा है? क्यों आपने राहुल जी को बाकायदा मंदिर भेज दिया? गुजरात चुनाव से लेकर, उसके बाद जनेऊ से लेकर, मंदिरों के दर्शन से लेकर अब आप कैलाश मानसरोवर यात्रा तक पहुंच गए। क्या आपको लगता है वही बीजेपी की तरह आप भी मंदिर और धार्मिक उसकी शरण में जाना चाहते? फिर बीजेपी पे क्या आरोप रह गया?
सर छुट्टी पे जाने की जरूरत हमें नहीं है, छुट्टी पे ये भाई साहब को जाने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा ही कुछ बीजेपी के पक्ष रख रहे हैं। ये कह रहे हैं राफेल डील में कोई घोटाला नहीं है। आप तो क्या राफेल डील में घोटाला नहीं है तो ये क्लियर कर दे। चलिए ठीक है, 7,000 करोड़ से 16,000 करोड़ क्यों हुए? खालिद साहब, मुझे लगता है सर ये मुद्दा ठीक है, प्राइस का मुद्दा है, समझ में आता है कि ठीक है आपका सुरक्षा का। पांडे जी 7,000 करोड़ का मुद्दा 2007 से आपने शुरुआत की, 2014 तक कुछ नहीं किया, 2014 तक कुछ नहीं किया, 7 साल तक आप क्यों सुन रहे? आप सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे थे, आपका पानी नहीं था कि आप रफेल को खरीदे, आपने वेट कर रहे थे कब भंडारी जी को काम मिले, कब कमीशन मिले, कब आपके जीजा जी को कमीशन मिले, जीजा जी को कमीशन नहीं मिला, आपने काम नहीं किया। सर मोदी जी देश के आपने सेनाओं की चिंता नहीं की, आपने देश की सुरक्षा की चिंता नहीं की, आप 7 साल तक क्यों बैठे रहे? आप विंडो शॉपिंग क्यों कर रहे थे? आप देश आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसका जवाब दीजिए। आप 7 साल तक क्यों चुप बैठे रहे? बिना किसी प्रोफाइल का, बिना किसी बैक 2-3 साल का रिकॉर्ड का एक छोटा सा टेंडर नहीं ले पाता है। इन्होंने मैं आपको एग्जांपल देता हूं, छोड़कर सुन लेते हैं। मोदी साहब बीजेपी के लोग जनता को समझा दें कि ये टेंडर रिलायंस को क्यों दिया गया। हम मान लेंगे कि घोटाला नहीं हुआ है, ठीक है, बट ये सब समझा दें कि रिलायंस को, एचएल को छोड़कर रिलायंस को क्यों दिया गया। यदि कोई घोटाला नहीं है तो एक साधारण सा आदमी, कोई छोटा से छोटा ठेकेदार बिना प्रोफाइल का, बिना रिकॉर्ड का, बिना 3 साल का वर्क ऑर्डर का उसको काम नहीं मिलता। 2 करोड़ का काम हो, 1 करोड़ का काम हो, उसको नहीं मिलता। रिलायंस को इतनी बड़ी डील एचएल को छोड़कर क्यों दे दिया गया? क्या इसमें घोटाला है या नहीं है? आप इस देश को, जनता को समझा दीजिए। ठीक है, आज बीजेपी के लोग मोदी साहब समझा दें। और सुन लेते हैं आपके जो पत्रकार भाई हैं ये हमें बता दें, 70 साल आरएसएस को चिंता, जी आपकी बात सुनिए, भैया आगे चलते हैं। सुनिए, आरएसएस की चिंता ये है कि मोदी जी का झोला उठाने का टाइम आ चुका है। आरएसएस की ये चिंता है। पांडे जी हो गया आपका? हमारे राहुल जी को छुट्टी में हनीमून, सर छुट्टी पे मत भेजने की। राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन में भी हर जगह बिरयानी खाने आप जा रहे हैं, इल्जाम राहुल जी पे लगा रहे हैं। अरे सर आप लोग कुछ तो सर ईमानदारी से काम कर पांडे जी ब्रेक पे है गाड़ी में नहीं, आप यहाँ पे ऋषि पांडे जी अब आपके रुकने का समय हो गया, जरा जवाब के लिए बन के आप अपना मुद्दा ऋषि पांडे जी आपकी आरोप लगा रहे हैं। आपको आरोप लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक बीजेपी का एजेंट नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए था। आपने इतना बड़ा आरोप कैसे लगाया? हमारे नेता के बारे में आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कैसे? आप बीजेपी के एजेंट नहीं है, इस बात को समझना चाहिए था आपको। कोई भी सुन नहीं पाएगा। आपको इस बात को समझना चाहिए था कि आप बीजेपी का एजेंट नहीं है, आप एक पत्रकार हैं। आप पत्रकार होने के नाते समझाइए देश को किस तरीके से आपके नेता बिरयानी खाने क्यों गए। आपके नेता को आप एजेंट बोलते हैं। मैं पीछे से कहूंगा पांडे जी को थोड़ा रेस्ट करा दें, ऋषि पांडे जी को रेस्ट करा दें थोड़ा सा, क्योंकि ये लग रहा है इनको कि इन्हीं की सुनने के लिए आए हैं, रुकने का भी इसमें समय है। खेमचंद जी जो सवाल उन्होंने उठाया था उस सवाल का जवाब सवाल उठाया, मैं उसका अब जवाब देता हूं। देखिए डेसोल्ट कंपनी को कौन पार्टनर बनाना है, कैसे पार्टनर बनाना है, उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। वो उसका अपना काम है किस तरीके से उसको सेलेक्ट करना। उसने रिलायंस को भी किया, रिलायंस के साथ कुछ और कंपनियों को भी किया, और वो मेंटेनेंस का काम है। वो काम तब आएगा जब हमारे पास एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, उसके बाद वो काम शुरू होगा। आज वो काम शुरू नहीं है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस एचएएल की बात कर रही है। एचएएल को किस तरीके से उन्होंने दरकिनार किया। पास्ट में एक डील थी प्लेटस करके डील थी, उसमें इन्होंने एचएएल को काम ना देके वो प्लेटस कंपनी को दिया, और ये डील चेंज की गई मार्च एंड अक्टूबर 2009 के बीच में, ताकि इनको कमीशन मिल सके। वहां पे भी जो भंडारी जी हैं, भंडारी जी का लिंक था। कब की बात है ये 2009 की बात है, पेपर है, मैं आपको बता दूं। भंडारी जी की बात आपको आज पता लगी? डील भंडारी जी की बात कब पता लगी आपको? प्लेटस एयरक्राफ्ट डील, हाँ वो है नाम, ये आए हुए हैं प्लेटस एयरक्राफ्ट डील जो है, इसका नाम आया 2012 में यूपीए सरकार में, लेकिन आपने अब तक कार्रवाई नहीं करी इनके खिलाफ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। जो भंडारी जी की जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें रेड भी हुई थी, मैं आपको याद दिला देता हूं। उसमें पेपर, लेकिन जब आप गिर गए तब आप इस नाम को ले रहे हैं। नहीं सर, हम गिरे नहीं। मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें बहुत सवाल होने के बाद नाम आया है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एजेंसी बताती है। आज सामने आया किस तरीके से भंडारी जी ने 19 करोड़ का फ्लैट खरीद के वाड्रा साहब को दिया। किस तरीके से 8 लाख की टिकट
खरीद के एयरलाइंस की उन्होंने वाड्रा साहब को दी। 4 साल हो गए बाहर घूम रहे हैं। जब राफेल की डील, जब आप सरकार में आने वाले थे तब आपने कहा था वाड्रा जेल जाएंगे, फिर संजय भंडारी, ये 4 साल तक आपने क्या किया? यूरोप में क्या कर रहे थे उस समय वाड्रा साहब, यूरोप में क्या कर रहे थे? कांग्रेस का जवाब दे। देखिए जहां पे आप भी वही कर रहे हैं जो ऋषि पांडे जी कर रहे थे, आप भी वही कर रहे हैं जो ऋषि पांडे जी कर रहे थे। कर रहे हैं सर, मैं आपको बात को जवाब दे रहा हूँ। नहीं, कहां दे रहे हैं? देखिए रिलायंस के सिलेक्शन में सरकार का कोई लेना देना नहीं। एचएल की बात करते हैं, एचएल को कमजोर करने वाला कौन? कांग्रेस। मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्लेटस एयरक्राफ्ट डील। मैंने आपसे सवाल किया था कि भंडारी को अब तक आपने 4 साल में क्यों नहीं भेजा? जुनैद हाशमी कुछ कह रहे हैं आप? एक सेकंड, एजेंसियां उसमें लगी हुई है, सीधे इंक्वायरी। 4 साल हो गए लगे हुए, 4 साल हो गए लगे हुए, ये मैं पूछ रहा हूं। हमारे देश का, आपको 4 साल हो गए लगे हुए। एजेंसी का अपना प्रोसीजर, उनके पास काम है, जिस तरीके से काम चलता है वैसे चलेगा। एकदम से तो स्पीड हो, नाम ही आने में 4 साल लग गए सामने। नाम आने में 4 साल लग गए भाई साहब। क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी? 2016 सर, 2016 मुजफ्फर साहब आपके पास इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप अपने 97,000 करोड़ के घोटाले की वजह से बढ़े। एक मिनट, आज नहीं 2016 में रेड हुई थी। ठीक है, खामोश हो तो मैं इनसे एक सवाल कर लूं। जी खेमचंद जी। जी सर। देश की जनता के टैक्स के पैसे से जहाज खरीदे जा रहे हैं। हाँ जी। देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि जो 126 जहाज सेना ने डिमांड की थी, जिसकी सेना को जरूरत थी 126 जहाजों की, वो 126 जहाज की जगह आपने 36 जहाज क्यों खरीदे? दूसरी बात जी, 90,000 करोड़ रुपए का सौदा था ये, जो कांग्रेस के समय में बात चल रही थी। 60,000 करोड़ रुपए के अंदर आपने 36 जहाज खरीदे। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, वो ये कहते हैं कि साहब हमने उनके समय से 9-10% जो है सस्ते दाम में खरीदा। मैं हमारा ये मानना है, हम आप खेमचंद जी सुन लीजिए, आप इतने अहंकारी मत होइए, आप सुन लीजिए, देश की जनता आपको देख रही है। आप ये बताइए, हम आपको ईमानदार मान लेते हैं। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारत सरकार से मांग की है, आदरणीय मोदी जी से मांग की है कि आप जेसीपी की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से आप इसकी जांच करा लीजिए। उसमें क्या हर्ज है, आप ये बताइए। आप देश के सामने पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आपने कितने नेताओं को जेल भेज दिया 4 साल में? आपको मैं जवाब दे दूं। आप आरोप लगाते हो, आपने कितने नेताओं को जेल भेज दिया आज तक? आपके लिए पूरा कांग्रेस परिवार आपने जो है उसको भ्रष्टाचारी और करप्टेड बता दिया, लेकिन कितने नेताओं को जेल भेजा आपने? 4 साल तक हिसाब नहीं दिया, आज तक आप नहीं बता पा रहे। आपके नेता अखिलेश जी ने आज तक नहीं बता पाया। सीएजी की रिपोर्ट में आया है 97,000 करोड़ ऐसे डिपार्टमेंट को। अरे ये सब 4 साल तक हिसाब नहीं आया। शर्मा जी उसी तरह से झूठ है जैसे भारतीय जनता पार्टी। आप सुनिए, आपने क्वेश्चन बोल दिया। अरे सुन लीजिए, आप एक सवाल मैं कर रहा हूं, उसका जवाब दे नहीं रहे। आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो। रिटर्न इन्वेस्टमेंट का अरे मूर्ख समझते हो क्या? आज लेकिन हम कह रहे हैं कि आप जेसीबी 50% उनको भारत में, हम कह रहे हैं आप जेपीसी की जांच करा लीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? पार्टनर्स के साथ मिलकर उनको इक्विपमेंट बनाने पड़ेंगे। और दूसरी बात रही कि किस तरीके से आप जो प्राइस की बात कर रहे हो, आप बता सकते हो ऑथेंटिक तरीके से क्या क्या यूपीए की सरकार में एयरक्राफ्ट में शामिल था? उस समय सिर्फ और सिर्फ खाली एयरक्राफ्ट थे, आज लोडेड एयरक्राफ्ट है जिसमें वेपन्स भी हैं, जिसमें मिसाइल सिस्टम है, जिसमें और भी चीजें। उसके बारे में देश नहीं जानना चाहता है आपने जहाज में क्या खरीदा है। 36 देश ये जानना चाहता है 126 जहाज की जगह 36 रह गए। हम अपने लोकल पावर का देशभक्त। ठीक है, आज दोनों की बात सुन के, आज दोनों की बात सुन के खेमचंद जी, आप अपनी खेमचंद शर्मा और मुजफ्फर साहब, खेमचंद जी 1 सेकंड रुकना भी सीखें। आपको मालूम है, आपको दुनिया देख रही है और आप जिस तरह से चीजें कह रहे हैं उससे शक पैदा होता है। आप ईमानदार है, वो खुद कह रहे हैं कि आप ईमानदार है, नहीं, आपको ईमानदार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप बात का जवाब दे रहा हूं। मैं भी आप सुने, ठीक है, अभी आप जवाब मत दीजिए, आप सुन लीजिए। आपको ईमानदार कह रहे हैं, आपको उसकी बात करें, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे थे, ठीक है। आप शोर मचा के दबाना चाहते, कोई बात नहीं। कई सवाल आपसे किए गए। और डिले करेगा, और कितना डिले करे आप बताइए। 2001 ये आपका तर्क है, ये आपका तर्क है, ये आपका तर्क है, कोई बात तक नहीं हुई, कोई बात डिले करेंगे, कोई बात नहीं। आपने भंडारी को बताया कि उसको 4 साल में आपके सामने नाम आया, खैर उस पर कोई नहीं जाते। हमारे साथ कुलजीत जी मौजूद है। कुलजीत जी, जिस तरह से राफेल को खरीदा गया देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्या आपको लगता है यह बेहतर है देश की सुरक्षा के लिए? देखिए,
मैं तो कहता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां समझदार हों और पॉलिटिक्स में इस डील को ना उलझाएं तो मेरे ख्याल में क्यों नहीं उठाएंगे ये साहब? हमारे देश के क्यों नहीं उठाएंगे साहब? हित में होगा। किसी के बात का पैसा मुजफ्फर साहब सुन लेते हैं। मुजफ्फर साहब बहुत देर से पैसा है, जनता मुजफ्फर साहब बहुत देर से आपका नहीं है तो किसी के पार्टी के बाद पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेवारी के लिए लगना चाहिए। मुजफ्फर साहब भाषा की मर्यादा रखें और सुने। एक सेकंड खेमचंद जी, हाँ खेमचंद जी आप ज्यादा रुके एक मिनट। इतना शोर डाल रहे हैं, हाँ सुने। तो आपका चीफ है उस पर तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हाँ उस चीज को आप नहीं उठाते और क्वेश्चन कौन उठा रहा है? जो सबसे बड़ा चोर है। अब मैं वो बात नहीं करना चाहता, मैं अपने टॉपिक से नहीं हटना चाहता। डिफेंस आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो, आपकी भाषा जो है आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो बैठ के। आपको ये नहीं पता कि राफेल का सौदा हुआ, राफेल की क्या खूबियां थी। आपको ये नहीं पता कि जो HAL कंपनी थी उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी। आपको रिलायंस के बारे में नहीं पता। आप कैसे कैसे लोगों को आप खालिद साहब बुला लेते हैं, वो चोर कह रहे हैं। मुजफ्फर साहब कौन कैसा है हमें सबका मालूम है, हमें सबका मालूम है कौन कैसा है। हम उस पर नहीं जाना चाहते, निजी टिप्पणियों से परहेज करें। लेकिन कुलजीत जी की बात जो है वो बात ये हो रही थी कि क्या इन मुद्दों पर भी राजनीति होनी चाहिए। मुजफ्फर साहब सुनने का भी मात्रा रखिए, आपको गंभीरता से सुना गया है। चोर की बात कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप एक न्यूज चैनल पे बैठे हैं, ठीक है, देश आपको देख रहा है। ठीक है मुजफ्फर साहब चैनल पे आप बैठे हैं, करते हैं बात। हाँ जी कुलजीत जी, फर्स्ट पर्सन। हाँ ये मुझे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कह रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। हाँ मैं अपनी बात जो मैं बात कर रहा हूँ, इतनी जैसे ये बहस कर रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ठीक है, क्योंकि मैं आपने कह रहा हूं कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा ये बनाए। जो अगर इतना इनको जाए तो कोर्ट में जाके किसी भी चीज की डिमांड कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं। लेकिन इसको जगह जगह अपने ही देश को बदनाम करना, जो डील अगर फायदे की हुई या नुकसान की हुई है अपने आप सामने आ जाएगा। और जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि जैसे हमारे एयरफोर्स चीफ बयान दे रहे हैं, अगर वो इस डील से सेटिस्फाई है तो मेरे ख्याल में हमारे हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिकल आदमी इतना एक्सपर्ट नहीं है कि जो डिफेंस के वेपन्स के बारे में डिटेल दे सके। अच्छा कुलजीत जी, तो अगर कुलजीत जी एक सवाल उठता है। पॉलिटिकल लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप? मुजफ्फर साहब आप अभी मैं पूछूंगा फिर। कमाल की बात कुलजीत जी यही समझदार है अकेले। एक सेकंड कुलजीत जी, एक सवाल ये बनता है, एक मिनट जुनैद साहब आता हूं मैं आपके पास। कुलजीत जी, जिस तरीके से यहां पर अब सुरक्षा के नाम पर राजनीति होने लगी, पिछले कुछ सालों से आप देखें बोफोर्स का नाम आया, ताबूत का नाम आया, और चीजें आई और भी बहुत चीजें आई हैं। क्या अब राजनीतिक दलों को और मुद्दों के साथ साथ सेना और सुरक्षा के मामलों में भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी है? मेरे ख्याल में तो आज की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि हम अब अपनी फौज पे भी यकीन नहीं करके अब उस पर भी शक की सुई जो है और शक की निगाह से देखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये किसी भी देश के लिए सबसे अगर दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है तो वो ये है कि हम जो हमारे फौजी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं अब हम उनको भी शक की निगाह से देखते हैं। जुनैद साहब क्या ये कोई बेहतर इस चीज है जिस तरीके से हमारे यहाँ हालात बन गए, राजनीतिक दल एक दूसरे पर उंगली उठाते उठाते ऐसे हालात बना देते हैं कि पड़ोस में बैठा हुआ हमारा दुश्मन वो भी नजर रखने लगा, हमारे ट्वीट पर भी नजर रखने लगा, हमारे वीडियोज पे भी नजर रखने लगा। राहुल जी कुछ बोलते हैं, वहां से रहमान मलिक उसको आगे बढ़ाते हैं। हालांकि आपका कहना है वो गंभीर आदमी नहीं है, लेकिन क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि जो बातें हमारे अंदर होती हैं वो कहीं ना कहीं बाहर जो दूसरे लोग हैं उनके फायदे की चीजें हो जाती हैं? वो बिल्कुल आपकी बात सही है खालिद साहब, और मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और साथ में ये जो सपा के प्रवक्ता हैं दोनों से मेरी विनम्र विनती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, एक तो मुसीबत कांग्रेस में ये कि बात पूरी ढंग से समझते नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि 125 साल के बाद आपकी कांग्रेस अगर हाशिए पर आई है उसका कारण कांग्रेस का जो आज भी आपके अंदर जो पार्टी के अंदर जो आपकी सूरत हाल है वो है। लेकिन जुनैद साहब एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, आपकी इजाजत से एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। आज पीएम मोदी ने खुद कहा कि अगर बदहाली इनकी हो रही है, इनकी बदनसीबी है तो हम क्यों आंसू बहाएं। ये बहुत बड़ी बात कही आज पीएम मोदी ने। आपकी लाइन में मैं लाइन जोड़ के कांग्रेसी को समझाना चाह रहा हूं। देखिए मुसीबत कांग्रेस की ये है, कांग्रेस की क्या इस देश की सबसे बड़ी परेशानी आज ये है, जो भी व्यक्ति
चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, जो ये चेताने की कोशिश करता है कांग्रेस को कि आप एक ऐसी पार्टी हैं कि 125-70 साल के अंदर आपने भारत को भारत बनाया, आपने इस वक्त हम 32 प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर हम 32 प्रदेशों में एक झंडा और एक गान के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर 70 साल के बाद आज कांग्रेस हाशिए पे है, आप 70 साल के बाद रफाल के मामले में बोलते हैं देश आपको सुनना नहीं चाहता। एक नहीं खालिद साहब, कई मुद्दे हैं। कल एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करी गई, उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की डिटेल में जब मैं गया तो बहुत सारी चीजें मुझे नजर आई एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन राहुल जी को नजर नहीं आ रही, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नजर नहीं आ रही, कांग्रेस के नेताओं को नजर नहीं आ रही। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर गया है, लेकिन आज भी आप उस प्रधानमंत्री से नाराज नजर आते हैं, गुस्से में नजर आते हैं। कहीं चूहा मर जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। कहीं क्या कहते हैं, कहीं कोई और मुसीबत आ जाए, प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल है। कहीं भूचाल आ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है। कहीं कोई और त्रासदी हो जाए, प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल है। मतलब विपक्ष की भूमिका निभाते आती उत्साहित नजर आते हैं। नहीं, बेसिकली मैंने आपको बोला ना कि चाटुकारिता कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस के नेता कर ही कुछ नहीं सकते, सब चाटुकार हैं। इनका काम यह है कि इनको खुश रखना है, आला कमान को खुश रखना है। आला कमान को खुश रखने तक ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही काम ये लोग आज भी कर रहे हैं और आज समझ नहीं रहे। भारत पढ़ा लिखा भारत है, कम से कम आप अपनी भूमिका समझिए, आप वैसा विपक्ष बनिए जैसा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी थी। और अगर आज खालिद साहब 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आती है तो याद रखिएगा इन्हीं मुद्दों पर, जो मुद्दे आज भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर नाकू चने चबाएगी कांग्रेस को जब भाजपा विपक्ष में होगी, जैसा भाजपा ने 10 साल में किया था। याद करिए कि भाजपा के विपक्ष में होते हुए कितने कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे, और आप 4.5 साल के कार्यकाल में आप अपने आप को देखिए कि आप हर एक नए तमाशे के बाद एक नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अकेले खड़े नजर आते हैं। ठीक है ऋषि पांडे जी, आपने कई मामले उठाए, आपने एक तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की, उसके अलावा और तमाम चीजें हुई, बहुत बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, लेकिन अकेले खड़े रहे। आपने ये भी कहा कि अगर महागठबंधन बनेगा तो हम जीत जाएंगे, लेकिन आपके साथ कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। क्यों कांग्रेस पे लोग भरोसा नहीं कर रहे? सर यदि है हिम्मत इनकी, 56 इंच का सीना है इनके पास, सवाल में सवाल सर 56 इंच का सीना है तो निष्पक्ष जांच करा ले रफेल घोटाले पे। चलिए हो गया, निष्पक्ष जांच करवाए डिमोनेटाइजेशन पे। आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ जनता को ये बताएं जिस युवा के बल पे ये सत्ता में आए हैं उसके लिए क्या किया है। वो सवाल आपने पहले पूछ लिया, आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे लोग, ये बता दें आप। जनता का भरोसा है सर, था, है और आगे भी कांग्रेस ही पे। जनता का भरोसा कितना है? आपको 44 पे अटका दिया, ये भरोसा है? सर जुमलेबाजी को तो एक बार मौका मिला, हार गए लोगों ने उस जुमलेबाजी हार गए, महाराष्ट्र हार गए। मैं आपको अगर गिनवाने शुरू करूंगा, जनता ने मोदी जी को एक बार मैंडेट दिया था, जनता ने एक बार मोदी जी को मैंडेट दिया था उनके जुमलेबाजी पे, वो हर जगह मिला है। अब इनका वक्त आ चुका है, आने दीजिए, अब कोई भी चुनाव ये जीत जाएं। सर मैं आपके स्टूडियो पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा, संन्यास ले लूंगा आज के बाद यदि कोई चुनाव जीत जाते हैं किसी स्टेट में तो। सर चलिए, इन्होंने जनता का बुरा हाल कर दिया है सर, खून चूस लिया इन्होंने। जुमले की तरह मानकर बुरा नहीं मान रहे। अब आप रुक जाइए, खेमचंद जी ये कह रहे हैं, ठीक है जीएसटी। एक सेकंड पांडे जी, फिर आवाज डाउन करनी पड़ेगी। देखिए खेमचंद जी, जो जिस तरीके की बातें हो रही है, ये कह रहे हैं कि अब आप जीत नहीं पाओगे, और आप जीते हो तो जुमलेबाजी पे जीते हो। क्यों जुमलेबाजी किया आपने देश की जनता? देखिए हम काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। भारत ने दिखा दिया किस तरीके से हमारी सरकार और पीएम गंभीर है, किस तरीके से हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फैमिलियों को हम इंश्योरेंस देंगे, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, उनको अपनी जो संपत्ति है वो बेचनी नहीं पड़ेगी, उनका स्वास्थ्य बेटर होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं, क्या आप सीएजी पे विश्वास करते हो? अगर करते हो तो सीएजी भी इस डील की ऑडिटिंग करेगी। वेट एंड वॉच, फिर उसके बाद मुद्दा उठाना। अभी आपके पास ना तो कोई फैक्ट है, आप बिना फैक्ट के बात उठा रहे हो, हल्ला मचा रहे हो। देश की जनता समझदार है, इसीलिए आपको सीरियसली नहीं ले रही है। आप विपक्ष का रोल प्रॉपर्ली अदा करो। आपके लोगों ने खुद ही इस डील को डिले किया। आप अगर इसको टाइम से एग्जीक्यूट कर देते तो सेनाओं के लिए भी भला होता, देश के लिए भी भला होता। आप अब भी इसको डिले कर रहे हैं। ठीक है, सीएजी ने ये बताया था कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, तो ये उसी सीएजी की बात कर रहे हैं। हम तो
जो पार्लियामेंट्री जो दल है उसकी बात कर रहे हैं कि साहब अगर आप पे इल्जाम लग रहा है तो आप जो है उसमें जांच करा लें। आदरणीय जोशी जी उसके अध्यक्ष हैं, जल्दी उसका जो है टाइम तय करके करा लें, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। इतने देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला है, रक्षा और सुरक्षा का मामला है देश। चलिए उस पर छोड़ दीजिए, लेकिन जेसीपी कराने में जेपीसी खैर नई कमेटी बनती है। खैर सभी मेहमानों से मैं कुलजीत जी से एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। कुलजीत जी, राजनीति अपनी जगह, वायुसेना ने कह दिया है कि राफेल बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत जरूरत थी उसकी और बहुत अगर देखा जाए मौजूदा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरत है, लेकिन राजनीति गर्म हो रही है। कैसे आप देखते हैं इसको? क्या देश की राजनीति इस स्तर तक जानी चाहिए? मैं तो अपनी तरफ से यही दुआ करूंगा, क्योंकि जितना भी मसला है ये सारा ही अभी फिटिशियस है। मैं तो यही कहूंगा कि जो हिंदुस्तान के लीडरान लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट के हो, इनको भगवान जो है सद्बुद्धि दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यही सच है। मैं आज ये जानने की कोशिश की कि आखिर 125 साल पुरानी कांग्रेस इस हैसियत में क्यों आ गई कि उसको अपने सहयोगियों के एक तरह से रहमो करम पर रहना पड़ रहा है और वो क्यों अपने गिरेबान में नहीं झांक रही। और ये भी सवाल उठता है कि बड़े बड़े मुद्दे उठाने के बावजूद, राफेल हो या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वो अकेली क्यों खड़ी है? लोग उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अन्य दल उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? शायद कांग्रेस को अब अपने गिरेबान में भी झांकने का समय आ गया है। यही सच है और यही राजनीति का अगर देखा जाए मिजाज है। कभी राजा थे तो कभी अब वो 44 सीट लेकर विपक्ष की भूमिका निभाने में भी एक तरह से लाचार नजर आ रहे हैं। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।